हम लोग mRNA पढ़ लिए है ना, और अब हम लोग उसका दो टाइप और है, tRNA और rRNA, ठीक है ना, पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ना, ये अगर हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते तो हर चैप्टर को तैयार करके तब आगे बढ़ना रहता है। जब तक पीछे वाला क्लियर नहीं होगा आगे वाला क्लियर नहीं होगा। इस चैप्टर को रटता कोई नहीं है। ऐसे 11th में इसमें बहुत कुछ पढ़े हैं आप लोग, अब नए नए ट्रांसक्रिप्शन वर्ड मिलेगा है ना, तो इसलिए उसको वीडियो नंबर 1 से शुरू कीजिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। हम अपने बहुत सिस्टमेटिक उसको ठीक किए हैं, और लास्ट तक जाइए तब जाकर वो समझ में ठीक से आएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ हम लोग DNA RNA ट्रांसक्रिप्शन ये सब वो पढ़े, जेनेटिक कोड पढ़े, सबका अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। कल पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोग RNA पढ़ लें, देखिएगा सबका यूज उसी में होता है, ठीक है ना। और तब उसके बाद म्यूटेशन और 2-3 छोटा छोटा चैप्टर और है ना, पॉइंट टॉपिक है, ख़त्म कर लेंगे हम लोग, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इसमें तो ये सब हम पढ़ाए थे आप लोगों को, ये सब चैप्टर, ये तो rRNA पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना। ये rRNA है ना, मतलब राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA, RNA DNA का तो बहुत ठीक से पढ़े थे, ठीक है ना। तो अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसको देखिए, it is about 70 to 80% of टोटल RNA, जितना भी RNA है ना उसका 70 to 80% सिर्फ rRNA होता है ना। इट इज मोस्ट स्टेबल, इट इज मोस्ट स्टेबल RNA, ये एकदम स्टेबल RNA है, ठीक है ना। और इट इज सिंथेसाइज्ड, बताइए ना कहाँ कहाँ पीछे जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। सिंथेसाइज्ड बाय NOR ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का NOR, NOR का मतलब हो जाएगा ना न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं ना। ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और DNA that forms न्यूक्लियोलस। और DNA का बताया था आप लोग, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का भाग पाया जाएगा NOR कहलाएगा, और वही न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है। और न्यूक्लियोलस का एक ही काम है राइबोसोम का निर्माण, है ना। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है, न्यूक्लियोलस, वहीं बनता ही है ये, तो वहीं ये बनाता है, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल है ये, है ना, उसी के अंदर पाया जाता है ये। इट इज ये तो सिंगल स्टैंड होता ही है, ठीक है ना। बट आफ्टर फोल्डिंग
फोल्डिंग, कहीं कहीं ये फोल्ड कर जाता है, फोल्डिंग ऑन सेल्फ, अपने ही ऊपर फोल्ड करेगा, एंड बिकम DS डबल स्ट्रैंड। RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंड ही होता है ना, कहीं कहीं खुद वो फोल्ड करके डबल हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ RNA, है ना। इसका नाम राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ RNA को हम लोग इस तरह देखेंगे। आप लोगों को ये सब पढ़ाए थे, जरा इसको देखिए। ये राइबोसोम है, ये 70S है, तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। हम लोग में 80S पाया जाता है, ठीक है ना। अगर इसमें आप लोग माइनस मैग्नीशियम आयन अगर आप लोग कम कर देते हैं, ठीक है ना, तब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा, दोनों यूनिट अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये एक होता है 50S का लार्जर सब यूनिट, और ये होगा 30S का। सब S का मीनिंग बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। अब दोनों अलग हो जाएगा। अब इसमें देखें हम लोग के RNA और प्रोटीन कितना रहता है, ये 30S है और ये 60S है। तो इसमें rRNA, राइबोसोमल RNA, एक रहेगा 16S का, मतलब इस तरह हम लोग एक बना दें, ठीक है ना। और ये इसमें प्रोटीन कितने रहेंगे, 21 पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन का धागा, है ना। और ये जो 60S है उसमें rRNA कितना रहेगा, 2 रहेगा, है ना। 23S का प्लस 5S, 2 तरह का रहेगा। इसमें हम लोग 2 बना दें, एक 23S का हो गया और एक हो जाएगा 5S का RNA। और प्रोटीन कितना रहेगा इसमें, (32 पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन का धागा कितना रहेगा, ये 32 रहेगा, है ना। अब यूकैरियोट का देखा जाए, हम लोग अपना rRNA देखिए, ये है 80S, राइबोसोम है ये, ठीक है ना। ये सब राइबोसोम आप लोगों को बहुत डिटेल पढ़ाए थे हम, और उसी के अंदर तो ये रहता है ना। एक रहता है इसमें 40S का और दूसरा रहता है 60S का, बताए थे। जोड़िएगा नहीं इसको, एडिटिव टर्म ये नहीं है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर ये नाम दिया गया है ना। इसमें से भी अगर आप -mg करते हैं, है ना, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 40S का और ये हो जाएगा 60S। अब जरा इसमें देखें हम लोग, है ना। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे ना, तब मिलेगा rRNA कितना है इसमें, तो इसमें rRNA रहेगा 20S, 28S, 5.8S और 5S। 3 rRNA रहेगा। एक इसमें हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी, इसमें मात्र एक rRNA रहेगा, ये रहेगा 18S का, है ना।
एक बना दीजिए 18S का, और प्रोटीन रहेगा 33 पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन के धागा कितना रहेगा इसमें, इससे 4 धागा रहेगा पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। और फिर अब जरा इसको देखा जाए, इसमें RNA 3 रहेंगे, 80S का, 5.8S का और 5S का, है ना। और प्रोटीन रहेंगे इसमें 50 पॉलीपेप्टाइड्स, 50 पॉलीपेप्टाइड्स होंगे इसमें, ठीक है ना। अब जरा एक मिनट देखिए, ये तो आप लोग देख लिए है ना। अब इसको हम मिटा सकते हैं। ऐसा NCERT से ज़्यादा बता भी नहीं रहे हैं कहीं, हम सिर्फ ट्रांसलेशन में बहुत कुछ छोड़े हैं हम, इसलिए कि NCERT में नहीं है। तो आप लोग उसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। पढ़ते भी कहाँ हैं आप लोग, ठीक है ना। अब RNA सिंथेसाइजिंग एंजाइम, RNA सिंथेसाइजिंग एंजाइम पहले भी बता चुके हैं आप लोग, है ना। ये RNA polymerase first takes part in it, है ना। सब जितना RNA है कौन निर्माण करता है उसका, RNA polymerase फर्स्ट करता है। कौन कौन RNA का, तो देखिए 70S RNA का और 16S RNA का, 23S RNA का, है ना। और 18S RNA और 20S RNA, 20S 5.8S, इतना का निर्माण कौन करता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या छूट गया इसमें, 5S। 5S इज ट्रांसक्राइब्ड या सिंथेसाइज, ट्रांसक्राइब्ड बाय न्यूक्लियर DNA, न्यूक्लियस का DNA इसका निर्माण करता है ना। इसके साथ एक और चीज याद कर लीजिएगा, है ना। snRNA, एक और RNA जोड़ना है इसमें, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, है ना। इसका पूरा नाम है, इसलिए इसको snRNA कहते हैं। इसका निर्माण भी कौन करता है, snRNA एंसेटिन दिया हुआ है, और 5S RNA ये न्यूक्लियस का DNA इसका निर्माण करता है। वो उसका निर्माण वहाँ होता है, इस सब का निर्माण कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, बाई RNA पॉलीमरेज थर्ड, RNA पॉलीमरेज थर्ड इसका निर्माण करता है, ठीक है ना। एक और RNA है स्मॉल न्यूक्लियर RNA, है ना। क्या करता है ये, फंक्शन क्या है, एलॉन्ग विथ प्रोटीन के साथ ये जुड़ जाता है, एंड कंट्रोल्स द
functions of अदर आरएनए, दूसरे आरएनए के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका काम हम लोग देख सकते हैं, फंक्शन क्या है। ये तो हो गया सब, है ना। ध्यान दीजिए, ये सब 11th में पढ़ाए थे, ये भी बताए थे। ये SNRNA के बारे में आप लोगों को नहीं बताए थे ना। और अब इसका फंक्शन क्या करता है, ये टेक्स पार्ट इन टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण तो इसी के कारण होता है, ठीक है ना। और दूसरा टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये भाग लेता है। ये दो फंक्शन रहा इसका, ठीक है। 11th की कॉपी उलटकर आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, सब उसी में ये से भेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा RNA। अब एक और चीज़ होती है tRNA, है ना। इसको मिटाएं हम। अब हम लोग पढ़ेंगे tRNA, ना। एक और पढ़ा जाए tRNA, है ना। चलिए, अब यहाँ पर एक कुछ बात बता रहे हैं ना, जो एक्चुअली है नहीं उस तरह का, लेकिन ये बता देंगे ना तो आप लोगों को ये अब समझ में आ जाएगा। ये देखिए ना, ये है एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद आप लोगों को मालूम है कि इसे ER जुड़ा रहता है। ये हो गया ER। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है ना। और इसी में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब DNA, ठीक है ना। तो ये पूरा एक सेल हो गया। ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस, जहाँ राइबोसोम का फैक्ट्री है। ये न्यूक्लियोलस, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, है ना। और ये है DNA। DNA जो है ना, वही ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है और उससे बन रहा है RNA, ठीक है ना। और ये है राइबोसोम, यहाँ से यही mRNA है। DNA से क्या बना, mRNA बन गया, mRNA।
ठीक है ना। और ये mRNA आकर राइबोसोम से अटैच हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कल हम लोग डिटेल इसका देखेंगे। ये सब एक्चुअली उतना क्लियर बात नहीं है, यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ना अभी उससे कुछ अलग मिलेगा, लेकिन समझने के लिए टीआरएनए कुछ ज़रूरी है। कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस में देख लिया आप लोग, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है ना। और राइबोसोम का फैक्ट्री है वो, राइबोसोम यहाँ से निकलता है और ईआर पर आकर अटैच हो जाता है। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो एमआरएनए बना लेगा और एमआरएनए आकर राइबोसोम से अटैच हो जाएगा। इस पर रहता है कोड, मालूम है आप लोगों को क्या रहता है? इस पर कोड रहता है, ये सब कोड है, ठीक है ना। ये एमआरएनए हो गया। और टीआरएनए कौन काम करता है? देखिए ना, ये है टीआरएनए जो ऑलरेडी न्यूक्लियर डीएनए, ये जो डीएनए है वही उसका निर्माण किए रहता है और ये ऑलरेडी इसी में घूमता रहता है। मोर देन 100 टाइप्स है ये है टीआरएनए, ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में पहले ही से पड़ा रहता है। कोई दिक्कत? ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पर राइबोसोम एमआरएनए आकर अटैच होगा, ठीक है ना, ये टीआरएनए जाएगा और इसके कोड को पढ़ लेगा। देखिए नहीं, ये हो गया और इसके कोड को पढ़ लेगा। आप कहिएगा हम तो पढ़ते ही नहीं है, ये कैसे पढ़ेगा? कल देखेंगे हम लोग किस तरह पढ़ता है ये, ठीक है ना। आज ही मिलेगा कुछ। ये टीआरएनए जो है ना, ये सब टीआरएनए हो गया, ये सब टीआरएनए है। टीआरएनए या कोड को पढ़ लेगा और जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन वो ऑलरेडी यहाँ पर एमिनो एसिड है इसमें, ये सब एमाइनो एसिड ऑलरेडी इसमें पाया जाता है दुनिया भर का, ठीक है ना। और उस एमाइनो एसिड को लाएगा और यहाँ पर अटैच करके यहाँ से लाएगा और रख देगा, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा फिर रख देगा यहाँ पर, और इस तरह एमाइनो एसिड जुड़ता जाएगा और सब प्रोटीन का धागा बना देगा। टीआरएनए का फंक्शन मोटा मोटी समझ में तो आ गया, क्यों नाम है उसका? चूँकि एमिनो एसिड का ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है ना। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डीएनए जो है ना वो बना देगा एमआरएनए, एमआरएनए राइबोसोम में अटैच हो जाएगा, टीआरएनए आएगा, उस कोड को पढ़ लेगा और उस जो कोड का अर्थ होगा, कोड का अर्थ आपने मालूम हो चुका है, जेनेटिक कोड पढ़ चुके हैं, उस एमिनो एसिड को लाएगा और इसका दूसरा टीआरएनए आएगा, सब प्रोटीन एमिनो एसिड सब जुट का प्रोटीन का धागा बना लेगा। कल डिटेल हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों को टीआरएनए शुरू करना है, ठीक है ना। या टीआरएनए को देखा जाए, टीआरएनए है ना, पूरा नाम है ये ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा नाम है एसआरएनए भी इसका, चूँकि ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना, पाया जाता है, सिंथेसाइज नहीं होता है वहाँ, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। और एक और नाम है इसका ARARNA है ना, ये एडेप्टर आरएनए, एमिनो एसिड को एडेप्ट करता है, पकड़ता है, एडेप्टर आरएनए भी इसका नाम है ना। इट इज अबाउट 15% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का ये लगभग 15% तक होता है। 3 से 5% ही एमआरएनए होता है ना, 70 से 80% राइबोसोमल आरएनए, और ये 15% तक ये रहेगा, ठीक है ना। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ना, इसका निर्माण करता है ना, और चीज़ का निर्माण भी करता है वो, ठीक है ना। कौन, उसमें क्या लिख दिए थे हम लोग, है ना, 5S आरआरएनए का भी निर्माण यही करता है, और SNRNA का निर्माण भी ये पॉलीमरेज थर्ड ही करता है, ठीक है ना। और अब आगे देखिए तो इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए, है ना, मेड अप ऑफ हार्डली 72 93-95 न्यूक्लियोटाइड्स, इतना ही न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना ही होता है ना। इट इज SS सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, बट आफ्टर फोल्डिंग some part become double strand, दो स्ट्रैंड का भी ये हो जाता है, हम लोग देखेंगे फिगर में, ठीक है ना। और अब जो है ना वो देखिए, स्ट्रक्चर इज like क्लोवर लीफ, क्लोवर प्लांट है, उसी के लीफ के आकार होता है, लीफ के आकार का होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लाइक क्लोवर लीफ, ठीक है ना। तो ये क्लोवर लीफ के समान होगा, है ना। इन 2D स्ट्रक्चर, मतलब कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, प्रोटीन में देखे थे आप लोग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका क्लोवर लीफ के समान होगा, एंड एल शेप्ड जो बनाए थे ऊपर, उसमें बनाए हैं एल शेप्ड इन 3D, है ना। 3D को भी लिख सकते हैं, 3 पर आप इस तरह भी दे सकते हैं ना। ये 3D स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये एल के आकार का दिखाई देगा, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये क्लोवर प्लांट के लीफ के आकार का ये दिखाई देगा, ठीक है। अब जरा चलिए, इसको नहीं मिटाना है अभी, चूँकि इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। अभी हम बताए कि इसका इतना नाम है, ठीक है ना, और 15% तक होता है इसका निर्माण जो है ना, वो पॉलीमरेज थर्ड करता है ना। इन द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर DNA, ठीक है ना, बाय इसमें जोड़ दीजिए, न्यूक्लियर DNA द्वारा ये पॉलीमरेज थर्ड इसका निर्माण करता है। रहता कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में रहता है, इसे सोलेबुलर, सबसे छोटा DNA RNA। सिंगल स्ट्रैंड होता है, फोल्डिंग होने के बाद डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, क्लोवर लीफ या एल के आकार का ये होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। चूँकि स्ट्रक्चर देखने के लिए जो है ना, हमको इसको तो मिटाना पड़ेगा, उसको नहीं मिटाएंगे। चलिए
अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। ये है एक आरएनए, ये 3 एंड है इसका, 3 एंड 5 एंड होगा ना। तो चौड़ा बनाइए इसको चौड़ा बनाइए, और ज़्यादा ही चौड़ा हो गया है। आप ऐसा कीजिए कि एक धागा ले लीजिए और धागा को इसी तरह फोल्ड कर दीजिए। देखिए, एक धागा लीजिए, जिस धागा को जिस छोर का पकड़े रहेगा 3 एंड मान लीजिए, इसी तरह फोल्ड कर दीजिए आप, और वही हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 एंड दूसरा छोर आ जाएगा यहाँ पर, और वो हो गया 5 एंड। ये है इसका क्लोवर लीफ मॉडल। ये है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या है इसमें, है ना। देखिए, इसको हम लोग जितना ये ना सबको स्टेम कहेंगे हम लोग। ये स्टेम में ये सब देखिए, दोनों धागा एक पास आ गया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, ये स्टेम हो गया। ये देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग हो गया है, एक पास आ गया है तो ये स्टेम हो जाएगा। ये स्टेम हो गया। है ना, ये स्टेम हो गया। ठीक है ना। और इसको हम लोग कहेंगे, जहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हुआ है लूप कहेंगे। ये लूप हो गया और ये लूप हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, इसका पूरा नाम है टी साई सी स्टेम, और ये हो जाएगा फिर टी साई सी लूप। ठीक है ना। ये हो जाएगा एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन स्टेम, ये एंटीकोडॉन स्टेम कहलाएगा। और ये हो जाएगा एंटीकोडॉन लूप। ये हो जाएगा DHU स्टेम, और ये हो जाएगा DHU लूप। लूप में बॉन्डिंग नहीं हुआ रहेगा, है ना। अब ये करता कौन कौन काम है, ये जरा इसको देखा जाए, है ना। बताएंगे ये सब कुछ के बारे में भी, पहले काम देख लीजिए इसका, इसलिए वो फिगर को रखे हुए हैं। ये जो टी साई सी जो लूप या स्टेम है ना, उसका काम है राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ये पता लगाएगा कि राइबोसोम किधर है जिस पर mRNA लगा हुआ है। रिकॉग्निशन साइट है ये।
कि राइबोसोम किधर है जिस पर mRNA लगा हुआ है, राइबोसोम का पता ये लगा लेगा, उससे ये अटैच करता भी है ना। एंटीकोडॉन साइट के बारे में थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, कि एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम साइट, यहाँ पर कल ये मिलेगा डिटेल। टीआरएनए सिंथेसिस में ये एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम का नाम है, वही साइट ये है। एक्चुअली ये एमिनो एसिड को एक्टिव करने वाला साइट है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बना ही दीजिए, 3 यहाँ पर बेस रहता है या न्यूक्लियोटाइड ACC, इसका नाम है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट, एमिनो एसिड आकर यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है ना। और ये एंटीकोडॉन साइट के बारे में जरा देखिए, ये इसको बात ठीक से समझिएगा। ये है एंटीकोडॉन साइट, ये इस पर 3 बेस ऑलरेडी लगा रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक mRNA बना रहे हैं, है ना। देखिएगा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 इंट, इधर से आ रहा है तो ये 3 नहीं होगा, और ये जा रहा है तो हो जाएगा 5 इंट। अब यहाँ पर ये जो mRNA बनता है 5 to 3 डायरेक्शन बनता है। यहाँ पर कोड है, पहला कोड तो आप लोग मालूम है, AUG रहेगा। तो इस पर क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, A के बदले यहाँ पर U रहेगा, U के बदले A रहेगा, G के बदले C। ऑलरेडी इस पर 3 कोड रहेगा, ये एक कोड रहेगा, 3 बेसिस पर रहेगा जो पेड नहीं रहे, और वही आकर इसको रीड करता है। कहे ना कि TRNA आएगा पढ़ेगा, पढ़ेगा कौन सी, आप तो पढ़ते नहीं, वो कहाँ से पढ़ेगा। तो ये जो है ना, इस पर कोड जो है ना ऑलरेडी 3 बेस रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे एंटीकोडॉन ना, हैव कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट में पूरक बेसेज या न्यूक्लियोटाइड बेसेज ऑफ mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री रखेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, ये एक हम बना रहे हैं यहाँ पर टीआरएनए, 3 बेस ये लेकर घूम रहा है, 3 को ये बेस है जो अनपेड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोड है ना, CGC, कुछ भी है लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये फिर 3 है और ये 5 है, तो इस C के बदले क्या हो जाएगा, G के बदले C या C के बदले G। यहाँ पर ये कोडॉन होगा, तो ये हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे कोडॉन, और ये हो जाएगा उसका एंटीकोडॉन। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों को कि एंटीकोडॉन किस पर रहता है, टीआरएनए पर रहता है। ये हो जाएगा एंटीकोडॉन, और कोडॉन कहाँ रहता है, mRNA पर। समझ में आ रही है ना। अब देखिए, ये तो ये आर्म ठीक से समझिएगा, ये आर्म आकर पहचान लिया कि राइबोसोम किधर है। राइबोसोम है तो फिर उस पर mRNA होगा, तो mRNA पढ़ने के लिए देखिए एंटीकोडॉन लेकर ये घूम रहा है, आकर कोड को पढ़ लेगा। अब वो जो एमिनो एसिड है ना, वो इनएक्टिव रहता है। उस एमिनो एसिड को एक्टिव बनाने के लिए ये एंजाइम है ना, उस एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड कहाँ पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में, एक्टिव बना देता है, और तब ये आकर एमिनो एसिड को जोड़ लेता है, एमिनो एसिड को यहाँ पर अटैच कर लेता है, और वही अटैच करके ले आकर mRNA पर रख देगा।
इतना ही लिख दीजिएगा, इम्तहान में आएगा तो इसे तो आता नहीं है सब, ठीक है ना। ये समझिए कि यहाँ से शुरू कीजिए, ये राइबोसोम किधर है उसको पता लगाएगा, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। ये क्या एक और यहाँ पर है वेरिएबल, 5 आर्म रहता है इसमें, ये कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है, फंक्शन नहीं मालूम है ना। ये है वेरिएबल आर्म कहते हैं इसको, वेरिएबल आर्म। ये कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है ना। तो 5 देखिए, 1 2 3 4 और 5 इसमें आर्म रहते हैं। ये राइबोसोम को पहचानेगा, ये कोड को पढ़ेगा, है ना, क्योंकि एंटी कोडॉन लेकर घूम रहा है वो। और ये क्या करेगा, एमिनो एसिड को जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो एंजाइम को ये लाएगा और एमिनो एसिड को एक्टिव बना देगा और एमिनो एसिड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये एमिनो एसिड यहाँ पर अटैच हो। तो ये है, इसको ठीक से समझिएगा। ये रहा क्लोवर लीफ मॉडल, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। राइबोसोम को पहचानने वाला हो गया, एंटी कोडॉन साइट कोड को पहचानेगा, एमिनो ये जो साइट है इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, तब तो वो जाकर एमिनो एसिड को एक्टिव बनाकर इस पर लेकर जोड़ देगा। कल डिटेल इसी का हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये रहा, कुछ बात और आप लोगों को जाननी चाहिए, है ना। अब आरएनए हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, आरएनए वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस उसका है ना। इसमें कुछ बात और आप लोगों को बता रहे हैं, यार उसको देखिए। तो जो किताब में शायद नहीं दिया है लेकिन जानना जरूरी है, आरएनए की कुछ बात देखिए। ये आरएनए, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आप लोग तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए को मानते हैं, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इस संसार में। जो पहले जो जीव आए फर्स्ट, उसका यही था। और फर्स्ट कैटालिस्ट यही है, एक्साइज एंजाइम। पहला कैटालिस्ट है, ये एंजाइम की तरह यही काम करता है। फर्स्ट जेनेटिक में डीएनए नहीं है, आरएनए, ठीक है ना। अब देखिए, बट ये तो बताए थे, बट इट इज अनस्टेबल, लेकिन ये अनस्टेबल है और रिएक्टिव है। क्या है, रिएक्टिव ही है, रिएक्शन भी कर लेता है। इसलिए ये किसी जीव में, अभी जो हम लोग वायरस देखे हुए हैं जिसके चलते हम लोग घर में बंद हैं अभी, वो वायरस आरएनए वायरस है, उसके भीतर आरएनए है, इसलिए वो आरएनए तो स्टेबल रहेगा नहीं, टूटता रहता है, न्यूक्लियोटाइड चेंज होता रहता है। इसलिए उसका कई म्यूटेंट वैरायटी हो, म्यूटेशन भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल ये जो पढ़ लेंगे हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बाद पढ़ेंगे, है ना। अनस्टेबल है और ये रिएक्टिव है ना। इट चेंज यूरासिल बताए थे, यूरासिल बाई थायमिन, यूरासिल को थायमिन में बदल दिया, चूंकि इसमें ज़्यादा OH है ना, थायमिन में बदल दिया। एंड राइबोज शुगर बाई डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में बेस पाया जाता है ना, A T A U G और C 4 बेस है ना। इस को क्या किया, अब यहाँ पर A U के बदले वो T ला दिया और G और C को रहने दिया। फिर इसका शुगर
राइबोज शुगर था, C5H10O5 है ना, उसको उसने डीऑक्सीराइबोज में बदल दिया है ना। C5 सब है, पहले वाले मुकवा में सब है, बदल दिया है ना। अब ये क्या हो गया, डीएनए से ये आरएनए से क्या बना दिया, ये डीएनए बना लिया है ना। नाउ हो गया, नाउ इट बिकम डीएनए। अब ये डीएनए बन गया है ना। एंड डबल एंड अटैच, और अपने में जोड़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, दो धागा एक धागा है तो उसी का दूसरा धागा भी जोड़ लिया। चलो ना इसको हटाते हैं। नाउ बिकम डीएनए, ये डीएनए हो गया, एंड फॉर्म्स वन स्ट्रैंड, एंड फॉर्म वन स्ट्रैंड एक्स्ट्रा एक और स्टैंड उसने ले लिया, बिकम डीएसडीएनए, और डबल स्टैंड हो गया है ना। ये डबल स्टैंड बन गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इट इज स्टेबल, अब ये टूटे फाटेगा नहीं। आप लोगों को मालूम है हम लोग को बॉडी में पेरेंट्स का डीएनए, पेरेंट के बॉडी में उनके पेरेंट का डीएनए, कितना दिन से ये डीएनए हम लोग हो रहे हैं, कहाँ कुछ चेंज हो रहा है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता है ना। डैट इज में इसका मतलब क्या हुआ, डैट इज डीएनए इवॉल्व, डीएनए का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। क्वेश्चन रहता है कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, इसलिए इसको इतना बताना पड़ा है। डीएनए जो है ना आरएनए से बना हुआ है, सिंपल चेंज हो गया है उसमें, 3 चेंज हुआ है। एक तो यूरासिल थायमिन द्वारा बदल गया, यूरासिल में बताए थे, उधर बताए हैं कि ज़्यादा OH पाया जाता है इसलिए रिएक्टिव है वो। राइबोज शुगर में OH दूसरे नंबर पर पाया जाता है, जो डीऑक्सीराइबोज में नहीं पाया जाता है, दूसरे नंबर कार्बन पर, जिसके चलते वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। और एक धागा के बदले 2 धागा हो गया, और इस तरह ये काफ़ी स्टेबल हो गया। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और उसी से एवोल्यूशन हुआ है डीएनए, यही कहने का मतलब है। चलिए आज ख़त्म, कल हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सिस्टमेटिक पढ़िए तब समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये।